जय श्री राम। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हुए आप सबका सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ का महीना फागुन महीना कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम उमामहेश्वराभ्याय नमः। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कुंडली के 12 भाव और उस भावों में से पहले भाव में क्या क्या हम देखते हैं। पहला भाव अर्थात ये जो तन का भाव है, इस तन के भाव में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या जानकारी करते हैं, ये हमने कल प्राप्त किया था। आज हम देखते हैं द्वितीय भाव से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय भाव का मूल जो मीनिंग है वह धन भाव, परंतु आपको ये भी समझना होगा कि ये 12 भाव में जितने भी कोट्स लिखे हुए हैं सिर्फ उतने ही लाइफ के रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ उतने ही लाइफ के टर्निंग पॉइंट नहीं होते हैं। जीवन में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनका इस 12 भावों में नज़र नहीं आ रहा उनका आंसर। तो इसलिए जब हम गूढ़ता से उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अमुक भाव में ये चीज़ें भी यहीं से विचार किया जाता है। वही चीज़ आज हम कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन भाव है और धन भाव से और क्या क्या चीज़ हम विचार करते हैं उसके बारे में देखते हैं। धन भाव से पहला जो सवाल ये है धन संग्रह का। ये जो जातक है ये जो कुछ भी अर्निंग करेगा उससे धन संग्रह कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो कितना धन संग्रह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा या अत्यधिक धन संग्रह कर पाएगा। ऐसे सवालों के जवाब हमें दूसरे भाव से मिलते हैं। पारिवारिक सुख दुख, वैसे तो जातक का सुख दुख जो है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, लेकिन पारिवारिक सुख दुख ओवरऑल माता पिता भाई बहन से जातक को किस प्रकार के सारे सुख मिलने वाले हैं, इसकी भी चर्चा जो है वो द्वितीय भाव से की जाती है। कुटुंब का भाव, कुटुंब मीन्स कुनबा, कुनबा अर्थात सेल्फ, वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियर फैमिली में जितने लोग होते हैं इनको छोड़ करके, संयुक्त परिवार पहले होता था, इनको छोड़ करके चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ, एक दो पुस्त पहले के जो अपने कुटुंब वाले हैं वो उनका स्वभाव कैसा रहेगा। क्या वो ज़्यादा झगड़ालू होंगे या मिलनसार होंगे? क्या वो ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे या ठीक ठाक होंगे? क्या उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता अत्यधिक होगी या सहयोगी होंगे? इन सब का अध्ययन जो है हम द्वितीय भाव में करते हैं। उसके बाद से द्वितीय भाव में संचित धन, पहले हमने देखा कि धन संग्रह हो पा रहा है इसमें। अब उसके बाद से हम ये देखते हैं कि अगर संचित धन है तो उसका सदुपयोग करेगा ये जातक या दुरुपयोग करेगा। संचित धन को एज इट इज बनाए रखेगा, संचित धन के पर बैठ करके वो कंजूस बन जाएगा, संचित धन को वो ऐसे रोज उड़ाया करेगा। ये सब चीजें द्वितीय भाव से हम पता करते हैं। उसके बाद से आँख, दाहिनी आँख, मूलतः दाहिनी आँख जो होता है द्वितीय भाव से देखते हैं और बाईं आँख जो है वो
12वें भाव से देखती है। तो द्वितीय भाव में अगर दाहिनी आंख कैसी होगी, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, छोटी छोटी आंखें होंगी, सिकुड़ी हुई आंखें होंगी, उनकी बाहें कैसी होंगी, लाल लाल आंखें होंगी, भूरी आंखें होंगी, काली आंखें होंगी, मृगनयनी आंखें होंगी, बैल के जैसे आंख होंगे। ये आंखों के जितने वैरायटी है, और इसके साथ साथ ही आंखों के रोग, अगर आंखों में कुछ मड़का वड़का कुछ रोग होता है, उस अगर रोग भी है उनको भी हम यहीं से देखते हैं। उसके बाद से नाक, नासिका अंग जो है, नाक कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, नुकीला होगा, फैला हुआ होगा, इन सब का निर्णय जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। इसके बाद से ये कंठ कहलाता है। ये कंठ, ये नीचे वाला हिस्सा तृतीय भाग में चला जाता है। ऊपर वाला ये जो कंठ वाला हिस्सा है वो द्वितीय भाग से हम इसकी गणना करते हैं। कंठ कैसा होगा, देखने में कंठ कैसा होगा, सुग्रीव होगा, सुनहला होगा, रुखड़ा होगा, देखने में आकर्षक होगा, देखने में आकर्षक नहीं होगा। कंठ का हम जो भाव है वो द्वितीय भाव से हम देखते हैं। उसके बाद से कंठ है तो स्वर भी होंगे, इसीलिए तो इसको वोकल पार्ट बोलते हैं। तो ये जो वोकल पार्ट है इसके स्वर कैसे होंगे, आवाज मोटी होगी, पतली होगी, अलका अग्नि के जैसी सुरीली होगी, विनोद राठौर के जैसा फटीला होगा, आवाज कैसी होगी, इसके बारे में भी हम द्वितीय भाव से पता करते हैं। वक्ता की शक्ति, जातक कितना अच्छा वक्ता होगा, ज्ञान पास में रहना है एक अलग चीज होती है, और ज्ञान को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना एक अलग चीज होता है। तो जो जातक है उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, क्या वो दूसरों पर अपना प्रभाव जमा पाएगा, क्या दूसरे लोग उनकी बातों को समझ पाएंगे, क्या दूसरे लोग उनके बातों का फैन हो जाएंगे, ये सब बातों का जो गणना है वो द्वितीय भाव में किया जाता है। तो जिनकी आवाज सुरीली होगी, संगीत के प्रेमी हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, कितने अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, कितने अच्छे गीतकार हो सकते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम दूसरे भाव में ही करते हैं। इस द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य है, द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरु है। कारक ग्रह चाहे जहां भी घर में हो वो अपने घर पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, और कारक ग्रह अगर कहीं भी हो, अगर मजबूत है तो द्वितीय भाव को मजबूती देगा। अगर कारक ग्रह दूसरे जगहों पे कमजोर है वो दूसरे घर को कमजोर करेगा। इस घर में कौन सी राशि है और इस घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि ये घर का प्रभाव कैसा रहेगा। और दूसरे जगहों से दूसरे ग्रह जो हैं उनकी दृष्टि यहाँ पर कैसी कैसी पहुँच रही है उस पर भी निर्भर करता है। और सबसे विचित्र बात क्या होती है कि दूसरे भाव के पास मारक क्षमता होती है। आपको हम बताते चलें, पहला मारक क्षमता होता है 7th हाउस के पास, और दूसरी मारक क्षमता होती है द्वितीय हाउस के पास। 7th हाउस मीन्स पति पत्नी का हाउस, दंपति का, हस्बैंड वाइफ का ये घर है 7th हाउस। तो 7th हाउस के पास पहली मारक क्षमता होती है। मारक क्षमता का मतलब जान ले लेना ही नहीं होता है, बट जान लेने तुल्य कष्ट पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। तो ऐसा देखा गया है ज्योतिषीय शास्त्र में कि जो जातक होता है उसको जान लेने तुल्य जो कष्ट होता है ये सिर्फ 2 ही जगहों से मिलती है, या तो ये पति पत्नी भाव से मिलता है और नहीं तो धन भाव से मिलता है। कुछ न कुछ कालांतर में ऐसा होता जाएगा कि पत्नी की हर बातें पति को मारक के जैसे लगने लगेगी और वो धीरे 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 प्राण त्याग देता है। ये वाइस वर्षा भी है, पति का पत्नी से और पत्नी का पति से। और अगर ये मारक क्षमता
अपना अपना ये पावर खो देता है। इसका मतलब कि ये भाव बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत अच्छी स्थिति में तो पति पत्नी के बहुत प्रगाढ़ संबंध होंगे। जब प्रगाढ़ संबंध होंगे तो ये मारक क्षमता खो देगा, ये मारक क्षमता का काम नहीं कर सकता। अब अगर ये मारक क्षमता का काम नहीं करता है तो उस काम को ये द्वितीय भाव करेगा। द्वितीय भाव कैसे करेगा? जातक जो भी धन संचय किया है, अपनी कठिनाइयों को झेलते हुए, अपनी परेशानियों को बिना परवाह किए हुए, उन धन संपत्ति को आने वाली पीढ़ी किस तरीके से उड़ा रही है, किस तरीके से फेंक रही है, किस तरीके से बातें नहीं मान रही है, ये सोच सोच करके ये जातक जो है धन भाव को सोच सोच करके धीरे 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 अंततोगत्वा ये अपने शरीर को त्याग देगा। कुछ लोग पहले भी त्याग देते हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत से जीवन में समस्याएं आती हैं। तो जीव जो मारक भाव है, वो मारक भाव ये सप्तम भाव है और मारक भाव द्वितीय भाव है। इस तरीके से हम दोनों भावों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद से आज हम जानेंगे आज का खास विषय अंगारक योग। जैसा कि नाम स्पष्ट है, यह अंगारक लिखा भी हुआ है ऐसे ही रेड कलर में, नाम स्पष्ट है। अंगारक जो होता है, अंगार होता है, अंगार मतलब जलता हुआ कोयला, कोयला की भट्टी को अंगार कहते हैं। अंगारक योग कुंडली में, जी हाँ, साइंस वालों को पता है, जो मार्स है, जो मंगल है, वो रेड है, रेड प्लेनेट के नाम से जाने जाते हैं। लाल है, वो जलते रहते हैं लाल के जैसा। तो मंगल ग्रह एक तो ऐसे ही लाल है, प्रज्वलित है, जलते रहते हैं, और उनके साथ जब राहु आकर मिल जाते हैं तो अंगारक योग बन जाता है। राहु जो है हवा है, वायु है। जलते हुए अंगारक को, जलते हुए कोयले को अगर हवा मिल जाए तो और भी धधक उठता है, प्रज्वलित हो जाती है और अंगारक योग उत्पन्न हो जाता है। अंगारक योग व्यक्ति विशेष पर भी पड़ सकता है। अंगारक योग राज्य और देश विशेष पर भी पड़ सकता है। ज्योतिष क्षेत्र के जानकार जो हैं वो वर्तमान में चल रही यूक्रेन और रसिया का जो क्रैश है, जो इन दोनों के बीच जो क्लैश हो रहा है, और सुनने में आया है कि रसिया ने यूक्रेन को बहुत क्षति पहुंचाई है, उसको अंगारक योग से जोड़ करके देख रहे हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन के ऊपर आजकल अंगारक ग्रह का योग बना हुआ है और उसके चलते यूक्रेन जल रहा है, लॉस हो रहा है, इंजरी हो रही है। यूक्रेन और रसिया के बीच में शायद 1 साल 2 साल से वार्ता चल रही थी, वार्ता सफल नहीं हुई। तो जरूर हम जानना चाहेंगे कि अंगारक योग होता क्या है, जो मनुष्य तो अलग है, राष्ट्रों तक तो नहीं छोड़ता है। अंगारक योग कुंडली से हम कैसे देखते हैं, ये तो हम बाद में बताते हैं। पहले हम आपको मनुष्य के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। जब अंगारक योग बनता है, अच्छा एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जन्म कुंडली अलग होती है, नवमांश अलग होता है, और हर साल कुंडली में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, वो अलग होते हैं। परिवर्तन होते होते जो फिक्स हाउस है वो तो रहेंगे, जो राशियां हैं वो भी रहेंगी, ग्रह रोटेट होते रहते हैं। तो जो ग्रह रोटेट होकर के जो बैठते हैं उसको गोचर कहते हैं। तो उस साल का गोचर हमें देखना पड़ता है कि उस साल में किस घर में कौन सा ग्रह जाकर के बैठ रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गोचर होते होते अगर मंगल में आकर के राहु बैठ गए और दोनों की पोटेंसी हाई है, ऐसा नहीं कि 0 डिग्री वाला हो, 30 डिग्री वाला हो, कुछ काम नहीं, कोई उनका मीनिंग नहीं बनता है, वो कोई अंगारक योग का काम नहीं करते। दोनों के पास कितनी पोटेंसी है वो देखनी है, और दोनों की पोटेंसी अगर अच्छी है तो मंगल के जलने में राहु जो है हवा देते जाते हैं। वैसे ही जैसे हनुमान जी लंका को जलाते गए, 49 तरह के पवन चल रहे थे, तो अंगारक योग तो वो आग तो लंका वालों ने लगाया था, हवा किसने दिया था? राहु महाराज ने। तो 49 तरह के पवन चलते रहे और पूरी लंका धू धू करके जलती रही। तो
ऐसा प्रभाव होता है अंगारक योग का। अंगारक योग जब व्यक्ति में आएगा तो व्यक्ति का क्रोध जो है उबाल मारने लगेगा, वो छोटी छोटी बातों पे क्रोधी होने लगेगा। भाई बहन से उसके नहीं बनेंगे, पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, माता से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। और जहां तक रही बात पत्नी की, पूछिए मत साहब, अगर अंगारक योग बन गया तो पत्नी पे जो मंगल ग्रह और राहु ग्रह एक बार पत्नी पर चाहे पति पर सवार हो गए तो वो काम करवाएंगे जिससे जातक प्रसन्न नहीं रहता हो। जातक प्रसन्न नहीं रहता हो, ये छोटी टिड्डी हो, वो काम करवाएंगे जिससे जातक भड़क जाए। आपको एग्जाम्पल देते हैं, जातक का मन कर रहा है कि मैं शांत बैठूं, उसके पति या पत्नी सोचेंगे इसको शांत बैठने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, को हल्ला करना शुरू करेंगे, वो भड़क जाएगा। जातक सोच रहा होगा कि लाइट नहीं जलनी चाहिए, उसके पति या पत्नी सोचेंगे नहीं नहीं लाइट तो जरूर जलनी चाहिए। जातक सोच रहा होगा थोड़ा टीवी देख लेते हैं, उसके पति या पत्नी बोलेंगे नहीं नहीं टीवी नहीं देखनी चाहिए। जातक सोच लेगा चलो कुछ पिक्चर देख लेते हैं, उसकी पति पत्नी कहेगी नहीं नहीं पिक्चर नहीं देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे। जातक बोलेगा चलो किसी फंक्शन में चलते हैं, नहीं नहीं फंक्शन में नहीं चलेंगे, हम सिनेमा हॉल में चलेंगे। जातक बोलेगा चलो मंदिर चलते हैं, नहीं नहीं मंदिर नहीं चलेंगे, मेरे मायके यहाँ चलना है। जातक को कुछ और खाना पीना पसंद आएगा और उसके पति पत्नी को कुछ और खाना पीना। कहने का मतलब ये है कि जब अंगारक योग पति पत्नी किसी पर भी आ गया, अक्सर ये दोनों पर आता है, किसी पर भी आ गया तो एक जो है दूसरे का सीधा उल्टा काम करेगा, वो सिर्फ वही काम करेगा जिससे वो भड़क सके। और ये अंगारक योग कई स्थितियों में जानलेवा साबित होता है। हानिकारक तो होता ही है, जानलेवा भी साबित होता है और कई बार लाइफ क्लेम भी कर लेता है। तो आइए इसको देखते हैं कुंडली में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ये भाव संख्या ये नहीं है, भाव संख्या यहाँ पर है, अदरवाइज यहाँ पर भाव नहीं लिखे जाते। ये मेष राशि का लग्न है, ये मेष राशि का लग्न है। आपको मैंने उसी दिन बताया था कि भाव संख्या सिर्फ सीखने के लिए लिखा जाएगा। जब भी कुंडली में कोई नंबर लिखा है ये भाव संख्या नहीं है, ये उसके राशि संख्या है। ये एक मतलब मेष राशि, तो ये मेष लग्न वाले का ये कुंडली है। तो मेष लग्न वाले कुंडली में पहले घर में अगर मंगल और राहु हो गए तो पहला घर जो होता है वो तन का होता है। तो अगर पहले घर में राहु और मंगल हो गए, आदमी बहुत क्रोधी होगा, उसके भीतरी अंगों में आग रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, त्वचा पर जलन रहेगी, घमौरिया फफोड़े सब पड़ते रहेंगे, किसी से उसका बनेगा नहीं। समस्या इतनी नहीं है, समस्या ये है कि मंगल और राहु दोनों की 7th दृष्टि यहाँ पर 7 पर पड़ रही है। ये देख लीजिए, मंगल 4, 7, 8, मंगल जो है चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को यहाँ से देख सकते हैं, दृष्टि उनकी पड़ती है। राहु 5, 7, 9 यहाँ से 5वें को, 7वें को और 9वें को देख सकते हैं। तो कमन दोनों में 7th है। तो इसका मतलब यहाँ पर बैठे हुए मंगल और राहु 7th हाउस को देख सकते हैं। जब हम हाउस गिनते हैं तो इस हाउस को इंक्लूड करके गिनते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th हाउस को देखते हैं। अब पहले भाव का बैठा हुआ मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर पड़ती है और 7th हाउस जो है पति पत्नी का घर है, बिगाड़ देंगे, पति पत्नी के संबंध बहुत मुश्किल में डाल देंगे, कई बार अलगाव करके छोड़ेंगे और नहीं तो जान भी जा सकती है। इसमें पति पत्नी दोनों को उतने समय के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। सर्वविदित है, राहु का जो महादशा होता है 18 साल का होता है। 18 वर्ष तक राहु एक बार एक राशि में बैठते हैं।
तो राहु की महादशा जो होती है 18 साल की होती है, मंगल की महादशा 7 साल की होती है, और इसका जो इंटरवेनिंग पीरियड हो गया 7 ईयर, वो इंटरवेनिंग पीरियड इज वेरी क्रूशियल फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ। वो जो बीच का जो 7 साल है वो बड़ा गंभीर 7 साल होता है। अगर शादी होते ही राहु और मंगल दोनों की दशा चल रही है तो आप मान के चलिए कि 5 साल तक ये चलने नहीं देंगे साथ। 5 साल से पहले ही इन दोनों में इतनी अनबन हो जाएगी कि हो सकता है कि संबंध विच्छेद हो जाए, हो सकता है इतनी कटुता बढ़ जाए कि दोनों एक दूसरे को देखना ना पसंद करें, या ये भी हो सकता है कि कटुता में आकर के एक दूसरे की जान ले ले या स्वयं अपनी ही जान दे दे। ये सब कुछ होता है इसमें। अंगारक योग बड़ा खतरनाक स्थिति है, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि जब भी अपने बच्चों का ब्याह शादी कीजिए कुंडली देख के किया कीजिए, अनहोनी की संभावनाएं कम हो जाती है। तो पहले भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति में उबाल ला देंगे, दूसरे भाव में अगर बैठते हैं तो धन की समस्या बढ़ा देंगे, तीसरे भाव में अगर बैठते हैं तो भाई बहन से समस्या हो जाएगी, चतुर्थ भाव में अगर बैठते हैं सारा सुख आपका गया, जल गया। चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है। जीवन के जितने सुख हैं सारे सुख जल जाएंगे। और यहाँ से भी चतुर्थ भाव से भी 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ती है मंगल की से। यहाँ का अंगारक जो होता है और भी नुकसानदेह होता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 पड़ता है। ये जो आपके कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो 4th हाउस का जो मंगल और राहु है उसका जो है कर्म क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और कर्म क्षेत्र को ही तबाह कर देता है। इसी तरीके से पंचम में पड़ेगा तो संतान का सुख समस्या में आएगा, षष्ठ में पड़ेगा तो बीमारी बढ़ाएगी, सप्तम में मैंने पहले ही बता दिया, सप्तम में आ गया तो पति पत्नी में इतनी कटुता पैदा कर देंगे, इतनी कटुता पैदा कर देंगे कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। अगर ग्रामीण परिवेश में है तो घर वाले जैसे तैसे शायद संभाल ले, शहरी परिवेश में होंगे, न्यूक्लियर फैमिली होती है जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, सेपरेशन हो जाएगा सब। और नहीं तो दोनों में से एक दूसरा या तो कोई इसमें से कोई एक दूसरे को किल कर देगा, नहीं तो सेल्फ किलिंग ही हो जाएगी। ये बहुत ही डेंजरस हाउस है। अगर 8th हाउस में आते हैं तो क्रोध में ही जान जाएगी, 9th में जाते हैं तो भाग्य को खराब हो जाएगा, 10th में जाएंगे तो कर्म को जला देंगे, 11th में जाएंगे आदमी तरस जाएगा, उसको आय ही नहीं होगी, एक एक पैसे का मोहताज हो जाएगा। और अगर 12वें में चले जाते हैं तो इतने खर्चे हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे सारी गिनती। इतने बिना काम के खर्चे बढ़ते जाएंगे कि समस्याओं का अंबार लग जाएगा। तो इस तरीके से 12वें घर में चाहे किसी भी घर में मंगल और राहु बैठ जाए अंगारक योग बन जाता है। प्रचंड अंगारक योग जो बनता है वो 1st 4th 7th 8th 12th में होता है। सबसे डेंजरस अंगारक योग जो बनता है ये जहां जहां ये मैंने लिखा है 1 4 7 8 12, अगर इन हाउसेज में मंगल के साथ राहु है ये हाईली डेंजरस अंगारक योग बनता है। और इस समय में संयम बरतने की जरूरत पड़ती है। इस समय में जो कुछ भी बन पाए अपने रिश्तों को संभालने के लिए करना चाहिए। अब साहब ये है कि अगर इतनी बड़ी समस्या है तो इसके उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय तो मैंने इस स्लाइड में दे दिया है। ये एक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। ट्यूसडे से शुरू कीजिए, एक एक माला ओम अंगारकाय नमः का ट्यूसडे से लेकर के आप करते जाइए, लाइफ लॉन्ग कीजिए साहब। अगर जीवन को सुखी देखना चाहते हैं इस मंत्र का जाप किया कीजिए। इसको और भी प्रभावी बनाना चाहते हैं, सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ करने के बाद से जहां अर्घ देते हैं वहीं पर बैठ जाइए और एक माला वहीं पर इसको कर दीजिए, फर्क पड़ता है। नशा वगैरह नहीं करना है, नहीं तो और भी वो डेंजरस हो जाएगा। गलत संगत से दूर रहना है। भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करनी है।
हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा हुआ उस चरणों से सिंदूर उठा करके अपने माथे पे लगाइए और वहीं पर खड़ा होकर चाहे बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ डालिए, बजरंग बाण भी पढ़ डालिए, ये बहुत काम आता है। मन को शांत रखना है, इसलिए अध्यात्म से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय मंदिर जाइए, घर में कम से कम रहिए, कम से कम समय में घर में रहेंगे तो समस्याएं कम होगी। मंदिर में जाइए, कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ पर जाइए, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना है, वाणी में मधुरता बनाए रखना है। हमें पता है ना कि हमारी वाणी से कठोर शब्द निकल रहा है, तो प्रयत्न तो कर सकते हैं कि वाणी मधुर हो, सभी के साथ विनम्रता से पेश आना है। मंगलवार का व्रत रखना है, और एक अलग से एक होता है अंगारक चतुर्थी, एक होती है महीने की वो चतुर्थी जो मंगलवार को पड़ती है, उसको अंगारक चतुर्थी कहते हैं। अगर अंगारक चतुर्थी आपको दृष्टिगोचर होता है, आप अंगारक चतुर्थी के दिन व्रत कीजिए और व्रत करके हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और कुछ दान कीजिए। अंगारक योग अगर आपके कुंडली में है तो इसके पहले कि शरीर ही दान हो जाए, जरूरतमंद लोगों को बीच में दान किया कीजिए। दान को एक रूटीन बना लीजिए। कल भी मैंने बताया था, किसी गरीब के बच्ची को विवाह में मदद कर दीजिए, किसी गरीब की बच्ची को दवा दारू में मदद कर दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ने लिखने में मदद कर दीजिए, कहीं पानी प्याऊ वगैरह लगवा दीजिए। इन सब का फर्क पड़ता है। मेडिटेशन करना है, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से राहु की जो प्रबलता है वो कम होती है। और राहु को कम करने का बेस्ट थिंग क्या है कि शरीर में चांदी की संख्या बढ़ानी है। चांदी का चेन पहन सकते हैं, उसमें चंद्रमा का पेंडेंट लगा सकते हैं, चांदी का ये पहन सकते हैं, चांदी का चौकोर एक सॉलिड चौकोर वस्तु लेकर के अपने पॉकेट में रख सकते हैं। चांदी का हाथी जिसका सूंड नीचे हो, 60 ग्राम का चांदी का हाथी जिसका सूंड नीचे हो, उसको लेकर के अपने घर में रख सकते हैं। और भी अगर खराब है, चांदी का गिलास ले लीजिए, उससे जल पानी पीजिए। चांदी का प्लेट ले लीजिए, उसमें खाना खाइए। चांदी एलिमेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा राहु को ठंडे करने के लिए। राहु ठंड हो जाएंगे तो अकेले मंगल अंगारक योग नहीं बना सकते। अंगारक योग बनाने के लिए दोनों का प्रचंड होना आवश्यक है। धार्मिक स्थान में जाकर के भगवान की आराधना करना है, चांदी का पेंडेंट धारण करना है, रोज शाम में घर में दिया जलाना है, शाकाहारी बनना है। मांसाहारियों पे अंगारक योग सीधे जानलेवा होता है। आप पता कर लीजिएगा, जिसके योग में भी अंगारक योग हुआ है कितने लोग बचते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड किलिंग का उसमें संयोग बन जाता है। इसलिए जितने लोग राहु से ग्रसित हैं, प्रयास करें कि वो वेजिटेरियन हो, प्रयास करें मंदिर में जाएं, प्रयास करें दानी बने, प्रयास करें मधुर बने, प्रयास करें एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। इससे धीरे धीरे ग्रहों का जो उनकी जो प्रगाढ़ता है, उनका जो तेज है, वो कुछ कम होता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो इस तरीके से आज का जो रहा वो अंगारक पाठ रहा, और मुझे लग रहा है कि ग्रहों का स्वभाव हम धीरे धीरे आपको बताते चल रहे हैं। पहले भाव में भी जब हम बताए, दूसरे भाव में भी जब हम बता रहे हैं अंगारक योग का, तो हम बता रहे हैं कि मंगल का प्रभाव कैसे होता है, हम बता रहे हैं कि राहु का प्रभाव कैसे होता है। कल भी जब हम चर्चा किए थे पितृदोष का, तो हमने देखा था कि पितृदोष जब 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो पितृदोष वहाँ पर जब होता है तो उसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। 9th हाउस में सूर्य के साथ जब राहु बैठ जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। तो कहने का मतलब एक एक करके हम ग्रहों के स्वभाव को सीखते जा रहे हैं। आप भी हमारे इस जागरूकता अभियान में शामिल हो। हमारी बातें अगर समझ में आ रही हो तो आगे जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, आपके व्यूज़ का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया कीजिए। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, जैसे भी करना कीजिए, जरूर कीजिए। इससे हमें अपने पाठ को करेक्ट करने में अच्छा लगता है। इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ और अच्छे से अच्छे होश के साथ। जय श्री राम।